हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अफसर अली और मैं आज आपको इस वीडियो में पुनः सामाजिक विषय का एक नया चैप्टर, नया अध्याय लेकर आया हूं। इस अध्याय का नाम है अध्याय 4, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसको भी मैं बच्चों 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। ये जो आपका वीडियो है ये पहला पार्ट है। तो हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति का, धर्म का और लैंगिक मसलों का क्या भूमिका है, किस तरह से भारतीय राजनीति को जाति, लिंग या धर्म प्रभावित करता है, यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये जाति, धर्म और लैंगिक मसले हमारे भारतीय परिदृश्य में, भारतीय समाज में और भारतीय राजनीति में क्या भूमिका अदा करती है और किस तरह से इसको प्रभावित करने का कार्य करती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग देख लेते हैं। नंबर 1 ये जो है वह लैंगिक असमानता। ये वाला जो टॉपिक है लैंगिक मसले, क्योंकि आपके बुक में सबसे पहले लैंगिक मसला दिया है कि लिंग के आधार पर जो श्रम का विभाजन किया गया है उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लैंगिक असमानता क्या है। देखिए, जब हम किसी कार्य को स्त्री या पुरुष के आधार पर बांटने का काम करते हैं, जब हम किसी कार्य को स्त्री या पुरुष के नाम पर या लिंग के आधार पर बांटने का कार्य करते हैं तो उसे हम कहते हैं लैंगिक असमानता। ठीक है बच्चों, हालांकि ये जो लैंगिक असमानता बनाई गई है, जो लैंगिक असमानता का रूप हमारे समाज में दृष्टिगोचर होता है, वह वास्तव में जैविक नहीं है, कुदरत ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया, बल्कि हमारे समाज ने जो हमारे दिमाग में सेट हो गया है कि महिलाओं का काम यह है, पुरुषों का काम यह है। ये जो रूढ़िवाद है, जो पहले से ही हमने तय कर दिया है कि किस व्यक्ति का किस मतलब लिंग का कौन सा कार्य है, उसी आधार पर यह लिंग का विभाजन किया गया है बच्चों। ये कोई नेचुरल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी बॉन्ड करने का तरीका है, कुदरत ने दोनों को एक समान बनाया है। ना कोई उच्च है ना कोई निम्न है, पुरुष हो या महिला हो, दोनों समान अधिकार रखते हैं इस समाज में। किंतु हमारे समाज की चाहे गलत अवधारणा की बात की जाए या जो लिंग का है उसकी जो परिभाषा किया जाए, परिभाषित करने का कार्य किया गया, वो ऐसा किया गया जिसके आधार पर जो काम है समाज का वो पुरुष और स्त्री के नाम पे अलग अलग बांट दिया गया है बच्चों। अब मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा समझेंगे। जब हमारे घर में कोई बच्ची पैदा होती है तो हमारे दिमाग में यह मानसिकता बन जाती है कि उसका काम क्या है। उसका काम कहते हैं कि वो बच्ची बड़ी होगी, घर बार देखेगी, खाना बनाएगी, कपड़े धुलेगी, या उसके बाद वो अपने जीवन में बच्चों की परवरिश करेगी, खेत खलियान देखेगी। मतलब उसको निजी कामों में ही शामिल किया जाता है, बाहर के कामों में उसको शामिल नहीं किया जाता है बच्चों। अगर आप देखें अपने घर में ही पुरुष और महिला दोनों है, तो पुरुष बैठा हुआ होता है, इसके बावजूद भी वो महिलाओं के काम नहीं करता। मसलन वो खाना नहीं बनाता, मसलन वो कपड़े नहीं धुलता। क्यों नहीं धुलता? उसको ये लगता है, उसके दिमाग में पहले से ही ये बातें घर कर गई हैं कि ये जो है ये औरतों का काम है, ये मर्दों का काम नहीं है बच्चों। उसी तरह से जब घर के बाहर की कोई काम होती है तो फिर हमारे मन में ये तय हो जाता है कि ये महिलाओं का काम नहीं है, इसको तो पुरुष ही करेगा। कहीं बाहर जाना है, कारखाने में काम करना है, नौकरी करना है, रोजगार करना है, इस तरह से अगर कोई काम करना है तो उसको सेट कर दिया गया है दिमाग में कि ये तो केवल पुरुषों का काम है, ये महिलाओं का काम नहीं है। तो इस तरह से काम की जो श्रम है, जो मेहनत है, उसकी भी श्रेणी बना दी गई कि ये पुरुषों का काम है, ये महिलाओं का काम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसी को कहते हैं लैंगिक असमानता। क्या कहते हैं? लैंगिक, यानी कि जो कार्य है उसको 2 भागों में बांट दिया गया, निजी काम और सार्वजनिक काम। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो स्त्रियां काम कर रही है घर पर वो पुरुष नहीं कर सकता। मसलन खाना बनाना, मसलन घर की साफ सफाई करना, मसलन और भी बहुत से ऐसे कार्य, खेती बाड़ी करना, कुछ और कढ़ाई बुनाई, कटाई, सिलाई, ये सब पुरुष भी करते हैं। लेकिन वो करते हैं कहाँ? घर के बाहर करते हैं, और उसी काम के बदौलत कुछ आमदनी कमा करके अपने घर को लाते हैं, फिर वह उनके काम में गिनती हो जाता है। लेकिन वही काम जब महिला अपने घर पर करती है, जैसे खाना बनाती है, जैसे कपड़े धुलती है,
ये जो काम वो घर पे करती, इसी काम को पुरुष जब घर के बाहर करता है तो वह काम में गिनती हो जाती है, वह एक मेहनत में गिनती हो जाती है, श्रम में गिनती होती है। लेकिन वही काम जो स्त्री दिन भर अपने घर में करती है उसको श्रम में गिनती नहीं की जाती है बच्चों। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पूर्व हमारे दिमाग में पड़ा रहता है कि ये जो काम है महिलाओं का, ये काम है पुरुषों का, तो इसी को हम कहते हैं लैंगिक असमानता। सार्वजनिक जीवन में जैसे कोई समाज में निर्णय लेना है तो घर का पुरुष लेगा, कोई बाहर से दूसरे अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करना है तो घर का पुरुष निर्णय लेगा, कोई बिजनेस करना है तो घर का पुरुष निर्णय लेगा। तो इस तरह से बहुत काम हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो सार्वजनिक कार्य है उसमें औरतों की भागीदारी बहुत कम है, और जबकि जो घरेलू काम है उस घरेलू में काम में महिलाओं को ज्यादा काम करना पड़ता है। जबकि इन कामों के बदले जो घर में महिलाएं करती हैं, इन कामों के बदले उनको कोई अलग से आमदनी प्राप्त नहीं होती है और उसको कार्य की मान्यता भी प्राप्त नहीं है। जैसे मैं कहूं कि मैं बाहर रहता हूं, होटल में काम करता हूं, खाना खिलाता हूं, तो वो मेरे काम में शामिल है कि मेरा वो एक कार्य है और उसके बदले मुझे पैसे प्राप्त होते हैं। लेकिन वही काम घर पे महिला सबको खाना खिलाती है, खाना बनाती है, बर्तन धुलती है, लेकिन वो कार्य में गिनती नहीं होती है। माना जाता है कि औसतन एक महिला पुरुषों के मुकाबले 1 घंटे अधिक कार्य करती है, लेकिन उसे कार्य में गिनती नहीं की जाती है। तो ये जो चीजें हैं इसी को हम कहते हैं लैंगिक असमानता, क्योंकि लैंगिक असमानता के आधार पर ही निजी और सार्वजनिक यानी जो श्रम है उसको विभाजित करने का कार्य किया गया है। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ, ये परिणाम क्या हुआ, इसके कुछ रिजल्ट क्या निकले? रिजल्ट निकले जो पुरुष है उसका जो क्षेत्र हो गया वो 4 दीवारी से बाहर हो गया। क्या हुआ? पुरुषों को कहां गया? 4 दीवारी के बाहर, और महिलाएं कहां रह गई? 4 दीवारी के अंदर। महिला कहां रह गई? महिलाओं को कहा जाता है कि तुम महिला हो, घर पे रहो, घर का काम करो, घर में ही काम करने के लिए महिलाएं बनी हैं। उनको ये नहीं कहा जाता कि तुम जाओ बाहर करने जाओ, काम करने जाओ, बिजनेस करने जाओ। ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हैं बात को हमारी? तो इस तरह से अगर आप देखें, अच्छा एक बात ये भी है कि जो काम पुरुष बाहर करता है ऐसा नहीं कि स्त्रियां नहीं करती हैं। बहुत सारी स्त्रियां आज भी अब प्रोफेशनली तौर पे, व्यवसायिक तौर पे वो काम करने जाती हैं बाहर। आप शहरों में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं जो निम्न वर्ग की हैं वो अमीर लोगों के वहां जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े आदमी हैं, धनी वर्ग हैं, उनके वहां झाड़ू बर्तन करने का काम करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं, माली के रूप में काम करती हैं, और भी बच्चों को देखरेख करने में काम करती हैं, और उस काम के बदले उन्हें पैसा भी प्राप्त होता है, तो वो वहां पर व्यवसायिक हो जाती हैं। इसी तरह गांव में महिलाओं को भी आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं जाती हैं, खेतों में काम करती हैं, किसी के वहां मजदूरी का करने का काम करती हैं, लेकिन वही काम जो वो अपने घर में करती हैं तो वो स्पेशल हो जाता है, निजी कार्य हो जाता है, और कार्य के बदले उनको कोई आमदनी प्राप्त नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो आपने समझा लैंगिक असमानता यानी जब काम को हम पुरुष और महिला में बांट देते हो, हमारी जो मानता है कि भाई ये काम पुरुषों का, ये महिला को, उसी को हम कहते हैं लैंगिक असमानता। ठीक है, अब इसके परिणाम क्या मैंने आपको बता दिया। परिणाम क्या हुआ? महिलाएं पीछे हो गई, महिलाएं घर के अंदर रहने लगी, 4 दीवारी के अंदर रहने लगी। जब 4 दीवारी के अंदर रहने लगी तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वर्चस्व क्या हो गया? कम हो गया, पुरुषों का अधिक हो गया, और जो समाज था वो समाज किस तरह बन गया? पितृ प्रधान बन गया, यानी पिता का स्थान, यानी जो मुखिया होगा घर का वो पिता बन गया, पिता के ही नेतृत्व में सारे कार्य होने लगे। इस तरह से अब स्त्रियों की स्थिति कहीं ना कहीं कम हो गई और पुरुषों का वर्चस्व अधिक हो गया। अब देखिए, अगर हम बात करें भारत की स्थिति में, भारत की महिलाएं क्या है, तो भारत की अगर महिलाओं की बात की जाए, भारत में महिलाओं की स्थिति, भारत में महिलाओं की स्थिति अगर हम शुरुआत से बात करें भारत में महिलाओं की स्थिति का, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय महिलाओं की स्थिति बड़ी ही कह सकते हैं बड़ी ही शोचनीय थी, दयनीय थी। महिलाओं को बहुत अधिक कोई फैसले लेने का काम नहीं किया जाता था। महिलाएं बहुत ज्यादा बाहरी कार्य में शामिल नहीं होती थी, सारे कार्य घर के पुरुष ही करते थे। केवल महिलाओं का काम था घर के लोगों का सेवा करना, खाना पानी करना, फिर जो है बर्तन धुलने और तमाम ये सब घरेलू काम, छोटे मोटे खेती बाड़ी का काम करना। कोई बाहरी काम औरतों के लिए नहीं था, उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं कराई जाती थी, बहुत अधिक पढ़ी लिखी होती नहीं होती थी। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा, महिलाएं पढ़ने लगी,
महिलाएं घर से बाहर भी कुछ काम करने लगी, महिलाएं अपना कुछ बिजनेस करने लगी, महिलाएं कोई नौकरी करने लगी। इस तरह से महिलाओं की स्थिति सरकार ने भी बहुत हद तक कोशिश की कि महिलाओं को उनका सशक्तिकरण किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, कुछ महिलाओं ने इसके लिए आंदोलन भी किए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कई आंदोलन भी उन्होंने किया, और उस आंदोलन के बदौलत भारत में बहुत हद तक महिलाएं शिक्षित होने लगी, पढ़ने लगी, घर की चार दीवारियों को लांघ करके विद्यालयों में जाने लगी, समाज के बहुत सारे कार्यों को करने लगी। तो इस तरह से धीरे धीरे भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी होने लगी। हालांकि अगर हम शुरू में देखेंगे, जो मैंने कहा कि अगर आजादी के काल की बात की जाए तो उस समय जो गैप था पढ़ने लिखने का वो बहुत अधिक था। हालांकि आज भी अभी बहुत अंतर है, क्योंकि पुरुषों की अगर बात की जाए, जो जनगणना है 2011 की, अगर उस जनगणना की बात की जाए तो पुरुषों का जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर वो 82% से अधिक है। जो पुरुषों का साक्षरता दर था वो 82% से भी अधिक था। जबकि अगर आप बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं का मात्र 65% के लगभग आसपास में उनकी साक्षरता दर थी। तो यहाँ भी अंतर है। हालांकि वर्तमान समय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई है, और उनकी जो समाज में रेपुटेशन है, जो स्थान है वो बढ़ा है, और महिलाएं की जो साक्षरता दर है वो भी काफी हद तक बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से हम बात करेंगे भारत में कि किस तरह से महिलाएं लैंगिक असमानता को खत्म करने में काम कर रही हैं, और जो गैप है पुरुष और महिला का वो कितना कम हुआ है, ये काम अच्छा हुआ हमारे देश में। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर महिलाओं की बात की जाए तो अब अगर देखा जाए लोकसभा की बात, एक हेडिंग में डाल रहा हूं, जब देखें कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका, राजनीति में महिलाओं की भूमिका। आप देखें बच्चों, अगर हमारे भारत देश का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आजादी के पहले या आजादी के आसपास राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य थी। कुछ अगर 2-4 लोगों का नाम अगर जबान पे आए तो मुझे लगता है वो लोग थी नेत्री के रूप में, नहीं तो भारत में जो महिलाओं की स्थिति थी राजनीति के मामले में बिल्कुल नगण्य थी। लेकिन महिला सशक्तिकरण बढ़ने के साथ साथ ही महिलाओं की स्थिति काफी हद तक ठीक हो गई, और जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, जो विधानसभा है, उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि एक 2010 में एक महिला आरक्षण अधिनियम पास हुआ था प्रस्ताव, लेकिन वो राज्यसभा में ही पास हो पाया। लोकसभा में किन्हीं कारणों से वो पास नहीं हो पाया कि उनको आरक्षण दिया जा सके लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में। तो फिर भी, लेकिन अगर आप बात करें महिला आरक्षण, आज भी गांवों में जो चुनाव होता है ग्राम प्रधान का, पंचायत का, इसी तरह से जो शहरों में निकाय चुनाव होता है नगर पालिका का, अध्यक्ष का, उसमें भी महिलाओं की सीट आरक्षण होती है, और वहां भी बड़ी मात्रा में पूरे देश में जो है महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और महिलाओं की स्थिति जो है उनमें सुधार करने का काम कर रही हैं बच्चों। तो अभी हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा लैंगिक असमानता के बारे में, तो उनकी राजनीति में क्या है, तो आप देख रहे हैं लैंगिक असमानता निजी और सार्वजनिक, मैंने बता दिया शॉर्ट में, मैंने बता रहा हूं कि लैंगिक असमानता का मतलब क्या हुआ कि जब कोई काम को, किसी श्रम को, किसी मेहनत को महिला और पुरुष में बांट दिया जाता है तो उसको हम लैंगिक असमानता कहते हैं। और ये लैंगिक असमानता कोई जैविक कार्य नहीं बच्चों, यानी कि कुदरत ने, प्रकृति ने नहीं बनाया, हमें प्रकृति ने अलग अलग नहीं किया, केवल हमारे श्रम को बांटने का काम हमारे समाज ने, हमारी जो मानसिकता थी, हमारे जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जो तय किया कि महिलाओं का काम यह है, पुरुषों का काम है, उसके आधार पर श्रम का विभाजन किया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि पुरुष जो है महिलाओं की अपेक्षा आगे बढ़ गए, महिलाएं पीछे रह गई, महिलाएं चार दीवारी में रह गई, पुरुष चार दीवारी के बाहर चला गया, और महिलाओं की स्थिति थोड़ी बहुत दयनीय हो गई। इसके अलावा अभी जब महिला सशक्तिकरण बना, देश आजाद हुआ, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया गया, तो उसमें क्या किया गया कि महिलाओं की स्थिति ठीक होने लगी, चुनाव में महिलाएं भाग लेने लगी, महिलाएं पढ़ने लगी, महिलाएं अध्यापक होने लगी, इंजीनियर होने लगी और कलेक्टर होने लगी, और इस तरह से महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे सुधरती गई। और आज के परिदृश्य में आप देख लीजिए, हमारे वहां की वित्त मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई ऐसे स्थान हैं जहां पर महिलाओं का वर्चस्व है। तो हमारे वहां भारत देश में राजनीति में महिलाओं, हालांकि अभी उन्हें आरक्षण नहीं मिला हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, किंतु ये कह सकते हैं कि आज महिलाओं की स्थिति पिछले समय की अपेक्षा बहुत अच्छा हो गया है बच्चों। तो अभी हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि
कि जो है जाति और धर्म का भारतीय राजनीति में क्या भूमिका है।